लाइफ और बिजनेस से बात करते करते आज के एपिसोड में हम कब इमोशनल हो गए मुझे खुद पता नहीं लगा। आज का एपिसोड थोड़ा अलग है, थोड़ा हटके है, अलग तरीके से आपको सोचने पे मजबूर करेगा, बशर्ते कि आप लास्ट तक बने रहें। एंजॉय द शो। मुझे याद है सर अच्छे से एक एपिसोड में तो आपने कितनी अच्छी बात बोली थी कि यार अगर आप गली से जा रहे हैं और कोई कुत्ता भौंक रहा है तो उससे परेशान मत हो सकता है कि वो तुम्हारी तारीफ कर रहा हो। बहुत सारे लोगों का सपना भी होता है सर, जब वो कोई भी चीज़ देखते हैं ना तो उनका सपना होता है मैं भी कुछ अपना क्रिएट करूं, बनाऊं, लोग मुझे भी सुने, मैं भी कुछ वैल्यू दूं। कैसे शुरुआत करें? YouTube में आके वो डिसिप्लिन लोग बना नहीं पाते हैं क्योंकि ऐसे लगता है कि बस हमने वीडियो ही डालनी है। कब तक आपको लगता है बच्चे को बहुत ज़्यादा टाइम देना चाहिए और उसको केयर की ज़रूरत है, किस एज तक? बच्चा फिर जिसके पास ज़्यादा रहेगा ना वैसा बनेगा। हम मतलब कहाँ से स्टार्ट हुए थे सर? नहीं, ऐसे कोई कर नहीं पाया आज तक, आप ही कर पाए हो। अगर अच्छा भाव आता है ना तो फिर कर लो, उसी समय करो तुरंत। हाँ, क्योंकि उसके बाद ना फिर बदल जाएगा। टेटू का नया शौक पैदा हुआ आपका, दिखाइए एक बार। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे मेहमान एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने करोड़ों लोगों को इंस्पायर किया है। और जब हमने चैट विद सुरेंद्र वत्स की शुरुआत की तो हमारा सपना था कि एक दिन हम उतनी बड़ी पर्सनैलिटी को इनवाइट करें, और हमने उनको आपसे पहले भी रूबरू करवाया, पहले भी बहुत कुछ सीखा, और आज हमारे लिए फिर एक बड़ा दिन। आज हमारे मेहमान हैं TS मदान साहब। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू जी सुरेंद्र जी, आपके पास जाके वैसे ही अच्छा लगता है। एक्चुअली अब सपना बन चुका है हम लोगों का कि आपके चैनल पे आना, क्योंकि हम आते तो शायद ये सोच के हैं कि कुछ सिखाएंगे, पर सीख के जाते हैं। सर कुछ लाइनें हैं ना आपके लिए मोटिवेशन का बहुत बड़ा कारण बन जाती है, और उन लाइनों को आप कभी भूल नहीं पाते हैं। मुझे अच्छे से याद है जब हम ढूंढते ढूंढते आपके पास में गए और हमने आपसे रिक्वेस्ट किया कि सर हम आपका एक इंटरव्यू करना चाहते हैं, और आपका मेरे पास कॉल आया। मुझे अच्छे से याद है, मैं ट्रैवल कर रहा था कहीं दिल्ली से, मैं फ़्लाइट में बैठा था और वो टेक ऑफ करने वाली थी फ़्लाइट। बिल्कुल एज इट इज़ विंडो सीट थी, मैं बाहर देख रहा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ, और आपने मेरे को बोला कि मैंने आपका चैनल देखा, बहुत सारे वीडियो देखे और मैं आपका मुरीद बन गया। और वो जो लाइनें थी ना सर, वो मेरे लिए मुझे लग रहा है कि अब तक जो भी मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिले होंगे उनमें दी बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स थे। नहीं, आपकी अराउंड 7 ईयर्स की जर्नी होगी ना? हाँ 7 ईयर्स की होगी। 7 ईयर में कंटिन्यूस, इतना कंसिस्टेंट, इतना परसिस्टेंट, आपकी मेहनत है उसमें। नहीं तब तो हमारी शुरुआत थी सर, आपने हाँ। वो आशीर्वाद उसी से में दे दिया था, तो वो फलीभूत हो रहा है सर अभी। भगवान अच्छा है जी, ही इज़ अ ग्रेट, उसी के मुताबिक ही है सारा कुछ। बस आपकी मेहनत काम आ रही है और आशीर्वाद ऊपर वाले का मिल रहा है। थैंक यू सर। मदान सर के हमारे पास में पहले कुछ एपिसोड्स हैं, उनके लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी डालेंगे, ऊपर आपको दिखाई भी दे रहे होंगे। इनको आप जाइए, बहुत सारी वैल्यू आपको मिलेगी। मुझे याद है सर अच्छे से एक एपिसोड में तो आपने कितनी अच्छी बात बोली थी कि यार हम वैसे ही चीज़ों को नेगेटिव लेते हैं, और अगर आप गली से जा रहे हैं और कोई कुत्ता भौंक रहा है तो उससे परेशान मत हो सकता है कि वो तुम्हारी तारीफ़ कर रहा हो, तुम्हें वेलकम कर रहा हो, तो हम गलत सोच लेते हैं उसके बारे में। मैं तो एक और चीज़ सोच रहा था इसके ऊपर, अभी रिसेंटली सोचा जी, एक ऐप डेवलप हो जिसमें हम जो डॉग को कह रहे हैं वो उसको उसकी लैंग्वेज में सुनाई दे, और जो वो हमें कह रहा है हमें हमारी लैंग्वेज में सुनाई दे। तो जैसे वो ऐप लगेगी तो बीच में वो जब बोलेगा तो हमें सुनाई देगा कि आप बड़े अच्छे इंसान हो, आप मेरी केयर करते हो, मुझे समय पर खाना देते हो। तो जो हम बोल रहे हैं उसको सुनाई देगा वो 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 वो। वाह क्या बात है। तो ये भी एक डिस्कशन का सब्जेक्ट है कि जानवर जब बोलते हैं, कोई भी जानवर, तो वो कम्युनिकेट करते हैं क्या एक दूसरे को? बिल्कुल करते हैं जी। अच्छा, उनकी हो सकता है शब्दावली उतनी लंबी नहीं होगी जितनी हम लोगों की है, इंसानों की, लेकिन कुछ ना कुछ तो कम्युनिकेट करते ही हैं। हाँ नहीं, ठीक है, उनके पास एजुकेशन नहीं है, पर स्टिल आप देखो कि मैंने पीछे देखा जो हमारा डॉग है, हम आपस में बात कर रहे थे कि आज इसको सैलून में पहुँचाना है, तो वह सैलून से डरता है, जाता नहीं है, नहाना नहीं चाहता वहाँ पर जाके। और जैसे हम बातें कर रहे हैं और उसके बाद चलने लगे तो वो छिप गया। अच्छा, तो फिर हमने अंदाज़ा लगाया कि ये हमारी बातें सुनता है और इसको समझ लग गई कि वहाँ लेके जा रहे हैं।
तो इसका मतलब है कि वो समझते हैं, जब उसको उसका नाम लेके बोलते हो आ जाता है ना आपके पास, उसको कहते हो तेरा फूड है तो आ जाता है ना। तो ठीक है, उतनी क्योंकि उसके पास कोई डिग्री नहीं है ना कि वोकैबुलरी ज़्यादा हो। ग्रेट सर, आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं सर, पूरी दुनिया आपको जानती है। और आपने उस ज़माने में लोगों को कंटेंट दिया जब कोई जानता ही नहीं था यूट्यूब क्या होता है। कब आपने स्टार्ट किया सर पहली बार? यूट्यूब शुरू हुआ था उसके 6 महीने के बाद मैंने ज्वाइन कर लिया। कौन सा साल था सर अप्रोक्स? ये होगा 2007 या 8 होगा। अच्छा, हाँ 2008 होगा। जैसे ही आया आपने उसको ग्रैब कर लिया उसी मैं एक्चुअली गूगल का पहले पार्टनर था। पहले मैं ब्लॉगिंग करता था मैं, तो वेबसाइट्स थी, हमारे पास एडसेंस का अकाउंट था। तो एडसेंस का अकाउंट मेरे पास 25 ईयर्स पुराना है। तो जैसे यूट्यूब आया तो उन्होंने अप्रोच किया कि आप वीडियोस बना दो। तो मुझे था कि इंग्लिश का सब इंग्लिश था, यूट्यूब वॉज 100% इंग्लिश, तो बीच में कुछ और था ही नहीं, तो हम तो हिंदी बोलेंगे। फिर सोचा कि चलो एक वीडियो बना देते हैं, कुछ तो लोग देखेंगे, और कुछ लोगों ने देख भी ली। तो जब पहली वीडियो मैंने डाली, मैंने अपने एक सेमिनार की लाइव रिकॉर्डिंग डाल दी। अच्छा। और जितने भी ट्रेनर्स हमारे ग्रुप के, हमारे जान पहचान वाले, कहते यार आपने गलत कर दिया, अब अगले सेमिनार बोलोगे क्या, ये तो लोग वहाँ देख लेंगे। लेकिन दैट वाज द पॉइंट कि क्योंकि हमने सेमिनार को लाइव कर दिया था, अब हमें कुछ नया सीखना था आगे बोलने के लिए। तो YouTube मेरे लिए एक्चुअली हेल्पफुल रहा। तो इसी बहाने हमने सीखा कि ये तो आउट हो चुका है, कुछ नया सीखें। तो हिंदी जब शुरू किया तो हिंदी में मैं कह सकता हूँ कि हम पायनियर हैं यूट्यूब पे। हिंदी के थंबनेल सबसे पहले हमने बनाए थे। आपसे ही इंस्पायर होके दोनों बच्चों ने, हिमेश ने और अब पता नहीं इंस्पायर हुए जेलस हुए, ये तो वही जाने। पापा काम तो करते कोई नहीं हो। नहीं, तो आपने उनको पुश किया है क्या? उनका इंटरेस्ट था? नहीं, मैंने नहीं पुश किया। अच्छा। सबसे पहले तो क्योंकि पिंकी माय वाइफ, वो तो साथ में आ गई, उसी में उसने वीडियोस बनानी शुरू की। मैं मोटिवेशन के ऊपर बना रहा था, उसकी हेल्थ वीडियोस। तब कोई नीश वर्ग की चीज़ नहीं होती थी, राइट। जो इच्छा है बना दो बस, सब कुछ चलता था। तो उसकी हेल्थ वीडियोस आनी शुरू हो गई, रेसिपीज की वीडियोस आनी शुरू हो गई। तो फिर हिमेश क्योंकि ट्रेनिंग में था, तो इसको लगा कि अब पापा तो करते कुछ नहीं है, चेक हमारे से बड़ा आ जाता है। और वो आया। अव्वल नहीं आ रहा था इसमें। अच्छा। अव्वल किसी मल्टीनेशनल में वाइस प्रेसिडेंट था, बहुत बड़ी कंपनी थी, और ये इसमें नहीं आना चाहता था। लेकिन बाय चांस एक दिन कहीं शादी पे जाना था, उसको छुट्टी नहीं मिली और हम चले गए। अच्छा। फिर उसको भी लगा कि नहीं आना चाहिए। खैर अब तो दोनों अपने आप में बहुत काम कर रहे हैं। इन दोनों की वाइफ्स भी ऐसी आई हैं। अच्छा। गुंजन तो अपना वो हेल्थ के ऊपर बात करती हैं, और अव्वल की वाइफ? अव्वल साक्षी, वो भी हेल्थ के ऊपर ही है। अच्छा, ओके। तो साक्षी वाज चीफ सब एडिटर विद टाइम्स ऑफ इंडिया। अच्छा। तो उसने अपनी जॉब छोड़ी और यूट्यूब पे आई, सोशल मीडिया कंप्लीट, फेसबुक वगैरह हर चीज़ के ऊपर। गुंजन अडोबी में काम करती थी ना पहले। अडोबी में थी। हाँ, तो इसने भी, गुंजन का आना तो ऐसे हुआ कि मुझे कॉल आई, क्योंकि हम सब लोग अलग अलग रहते थे। तो मुझे कॉल आई कि हम ना सुबह आपके पास आने वाले हैं। मैं ठीक है आ जाओ। इस समय कहाँ हो? हमने कहा हम तो एक म्यूज़िकल प्रोग्राम देखने जा रहे हैं लाइव दिल्ली। तो कहते पापा आप मेरी जॉब छुड़वाओगे? मैं तेरी जॉब का कहाँ से बीच में बात आ गई? कहते आप दिन के समय क्यों जाते हो? मैं कहा हमारे लिए तो सारे दिन एक जैसे ही हैं। ऑल 7 डेज हम काम करते हैं, ऑल 7 डेज आराम करते हैं। तो यही चीज़ एक बार फिर हुई 1 महीने के बाद। तो उसने रिज़ाइन कर दिया। अच्छा। मैंने उसे कहा ना, मैं कहा हर बार जो आप कहते हो कि जॉब छुड़वा दोगे, तो घर में एक पेपर पड़ा है A4 का? कहते है। मैं कहा लिखो आई हियर बाय रिज़ाइन। अच्छा। कहते पापा अब तो वो भी नहीं दिखना पड़ना, तो ईमेल है, मैं कर दो। और उसने छोड़ दी। और आप देखो साक्षी के पास भी 40-50 लोगों की टीम है, और गुंजन के पास भी इससे ज़्यादा की टीम है। दोनों अच्छा काम कर रहे हैं। पूरी फैमिली दे दीजिए मैंने यूट्यूब को। तो अगर कोई व्यूअर देख रहा है, और बहुत सारे लोगों का सपना भी होता है सर, जब वो कोई भी चीज़ देखते हैं ना, तो उनका सपना होता है मैं भी कुछ अपना क्रिएट करूं, बनाऊं, लोग मुझे भी सुने, मैं भी कुछ वैल्यू दूं। कैसे शुरुआत करें? शुरुआत बहुत ईजी है इसकी, क्योंकि फ्री है जी। बस जीमेल से अकाउंट बनाना है और यूट्यूबर बन गए। राइट।
लेकिन इसको चलाना एक, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि कोई बहुत बड़ा टास्क है, लेकिन एक काम है जी। जैसे बाकी करियर है ना, कि अगर आपने दुकान खोलनी है तो एक दुकान का डिसिप्लिन चाहिए, राइट। शटर खुलेगा, शटर बंद होगा। अगर आपने जॉब करनी है वहाँ एक डिसिप्लिन चाहिए। यूट्यूब में आके वो डिसिप्लिन लोग बना नहीं पाते हैं, क्योंकि ऐसे लगता है कि बस हमने वीडियो ही डालनी है। उसमें भी डिसिप्लिन चाहिए, उसमें भी आपको क्रिएशन, आइडियाज़ की क्रिएशन देनी है, वहाँ पर भी हार्ड वर्क चाहिए। तो अपने आप में बहुत अच्छा करियर है, प्रोवाइडेड कि आप इसे एक सीरियस बिजनेस लेके चलते हो तो। राइट। अगर आपने सोचा कि एक साइड हॉबी है तो फिर हॉबी ही चलेगी, हॉबी भी नहीं चलेगी। कुछ लोग स्टार्ट करते हैं सर, स्टार्टिंग में रिस्पांस नहीं मिलता, व्यूअरशिप नहीं आ रही हैं, लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, निराश हो जाते हैं, क्या करें? निराश होने का कारण तो एक ही है कि आपने एक बिजनेस शुरू किया जी। किसी ने बिजनेस शुरू करा दिया फ्री में कि कुछ पैसे नहीं लगेंगे, 5,000 लगेगा, तेरा बिजनेस शुरू हो जाएगा। अब हर जगह पर, हर करियर में, आपने भी दुनिया देखी है सर कि हर करियर में कुछ गेस्टेशन पीरियड होता है। 6 महीने 1 साल लगता है उसको जमने में, और उस 1 साल में ना लोग कहते हैं यार कुछ लगा तो हुआ नहीं, छोड़ो कुछ और कर लेते हैं, तो वो शटर डाउन कर देते हैं। यूट्यूब में यही सबसे बड़ा कारण है कि लगा कुछ नहीं होता। तो वो जब 2 महीने कोई वीडियो नहीं चली, 3 महीने कोई वीडियो नहीं चली, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है, आते ही इतनी भीड़ में जहाँ पर करोड़ों के हिसाब से क्रिएटर बैठे हैं, राइट, वहाँ पर आप एंट्री किए और आपकी वीडियो वायरल हो जाए, ये चांस बहुत कम है, यानी करोड़ों में एक चांस है। राइट। तो वो समय लगता है। अब समय लगता है तो फिर पैसे तो लगे नहीं होते, कहते छोड़ दो। और जिन लोगों ने पैसे लगाए होते हैं, पैसे लगाने का मतलब है कोई टीम रखी होगी, कोई एडिटर हायर किया होगा, कोई कंटेंट राइटर हायर किया होगा, कोई 2 माइक खरीदे होंगे, 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपये लगाया होगा, अपनी जॉब छोड़ी होगी यहाँ आने के लिए, उनके चलते हैं फिर। ग्रेट। तो शुरुआत करें, थोड़ा निराश नहीं हो, सीरियस प्रोफेशन के रूप में लें इसको। बिल्कुल। ग्रेट सर। आपने कंटेंट स्टार्ट किया सर, ट्रेनर भी रहे आप, लाइफ कोचिंग आपका फेवरेट सब्जेक्ट रहा। लाइफ को अच्छे से अगर एक व्यक्ति ने जीना है तो क्या आपको लगता है क्या क्या इंपॉर्टेंट है एक अच्छी लाइफ के लिए? प्रेजेंट में खुश रहना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पैसा कम हो ज़्यादा हो? हाँ, जो इस समय आपके पास है। पैसा कम ज़्यादा की डेफिनेशन आप बना नहीं पाओगे, क्योंकि एक ऐसा मैच है जो अभी ख़त्म नहीं हुआ। अब जज नहीं कर सकते ना अपने बारे में ना किसी और के बारे में। एक मैच चल रहा है जो 20 ओवर का मान लो मैच है जी, तो जब तक 20 ओवर कंप्लीट नहीं हुए आप डिक्लेयर नहीं कर सकते हो कौन सी टीम जीती है कौन सी हारी है। मैच पूरा देखना पड़ेगा ना। तो हमारी लाइफ में पैसा कितना आया, अचीवमेंट्स क्या हुई, ये तो उस दिन पता लगेंगे जब दुनिया से जाएंगे। हो सकता है 10 दिन लास्ट के ऐसे हों जो बहुत कुछ मिल जाए, तो वो क्राइटेरिया नहीं बनता है। क्राइटेरिया है जो आज इस समय राइट नाउ जैसे आप हैं उसमें खुश हो जाओ। इस समय रोटी नहीं मिली तो उसको भी एंजॉय कर लो, चलो वर्थ हो गया, थोड़ा अच्छा होगा कुछ शरीर के लिए, उसको भी एंजॉय कर लो। उसके लिए भी कुछ एक्स्ट्रा ना बोलो। अगले मिनट अच्छा है बुरा है सोचो नहीं, जो मिनट आया है वो आपके लिए, बस एंजॉय करो। आज गिर गए हैं, चोट लग गई है, मजा आ गया यार। चोट में कैसे मजा महसूस करें सर? महसूस करो, क्यों नहीं होता। मैंने खुद किए हैं तभी बोल रहा हूं जी। सुरेंद्र जी, मजे की बात है कि यहां भी मजा है, आपको उसके पीछे छिपा हुआ मजा ढूंढना है जो होता है। हर चोट के पीछे एक मजा होता है, ढूंढना है। कैसे? जैसे एग्जांपल दो सर। एग्जांपल मैं देता हूँ, अपने मदर की एग्जांपल देता हूँ जी। मेरे मदर ऐसे ही चल रहे थे सड़क पे और कई लोगों ने रस्सी नहीं फेंकी होती बाजारों में, बांध के फेंक देते हैं, वो पैर अड़ गया और गिर गए। एक तो मेरा मैसेज है आपके पॉडकास्ट थ्रू, ऐसी रस्सियाँ अगर बाजार में नजर आए तो उसको उठा के साइड पे रख दिया करो यार, कोई ना कोई गिरता है। वो गिरे और हमने, वजन ज़्यादा था उनका, वेट ज़्यादा था, तो डॉक्टर को वहीं पर बुलाना पड़ा, उठ नहीं पाए। तो डॉक्टर ने बताया जी इनके दोनों हिप जॉइंट टूट गए हैं। ओह अच्छा। तो इनको तो आपको हॉस्पिटल ले जाओ सीधा। तो जैसे ही कहा हॉस्पिटल ले जाओ, तो पता नहीं, मुझे नहीं याद, लेकिन मम्मी ने मुझे कहा कि बेटा तो हंस क्यों रहा है, तो खुश क्यों हो गया।
कि मैं तो पता नहीं कितने महीने बेड पे रहूंगी। और मैं वाकई खुश हो गया, अंदर से था मैं, क्योंकि मेरी नेचर का पार्ट है जी। मैं कहा मम्मी रास्ते में बात करते हैं। तो एम्बुलेंस में बैठे थे, कहते अब बता तुझे कौन सी खुशी मिली है। मैं कहा इसके पीछे छिपा हुआ खुशी देखो, एक सुख है जो इसके पीछे छिपा हुआ है। तो 3-4 चीज़ें हमने उनको बताई। फॉर एग्जांपल उनको किताबें पढ़ने का शौक़ था, पर किताबें पढ़ नहीं पाते थे। पहले हमें कहते रहे आप छोटे थे आपकी सेवा करते रहे, अब आपके बच्चे हो रहे हैं उनकी सेवा कर रही हूँ, मुझे तो किताबें पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला। शिकवा था उनके मन में। मैं कहा आप पढ़ो किताबें। और उस तकरीबन 6 महीने समझ लो बेड पे रहे होंगे। 6 महीनों में किताबें तो उन्होंने 10 ही पढ़ी होंगी, पर मैंने 150 किताबें खरीदी उनके लिए। यानी उनकी इस चोट के कारण 150 किताबों की लाइब्रेरी मेरे घर में खड़ी हो गई। और उनको था कि मेरे रिश्तेदार जो कज़न है ना अमीर हो गए हैं ना, मिलने नहीं आते। होता ना बुजुर्गों को होता ही है, फला अमीर हो गया ना, परवाह नहीं है ना बहन की, मिलने नहीं आते हैं। मैं कहा मम्मी सब आएंगे। अब टेलीविज़न देखो जितना देखना चाहते हो, कोई रोकने वाला नहीं है। उनको भी लगा, यानी उनका ध्यान चोट से हटके उसके पीछे छिपा हुआ जो सुख था ना वहाँ चला गया कि अब मैं किताबें पढ़ूंगी, टीवी देखूंगी, मेरे कज़न मुझे मिलने आएंगे। और एक और हंसी की बात है, जब ठीक हो गए, रिकवर हो गए, मैंने कहा मम्मी एक चीज़ तो हमने सोची नहीं। कहते वो क्या? मैं कहा जितने मैंगोज लोग हमें दे गए हैं ना, इतने तो हमें जिंदगी नहीं कभी खरीदे। जो आता था 2 किलो आम लेके, बहन जी आपके लिए लाए हैं, सीजन था आम का। तो हर चोट के पीछे, हर दुख के पीछे एक सुख छिपा होता है। ग्रेट। अगर आप मुझे इजाजत हो यहाँ पर थोड़ा सा और मैं बात कहना चाहूँगा। प्लीज। यहाँ पर जब मैंने महसूस भी किया, बहुत बार ऐसा देखा, अपने साथ भी हुआ जी। तो मुझे किसी ने कहा कि मुझे ये बता कि अगर तू कह रहा है कि हर दुख के पीछे सुख छिपा हुआ है, ये मेरे कज़न की बात है, मेरे मौसी जी का बेटा जी। तो मेरे मौसा जी की डेथ हो गई थी जब मेरे मौसी की शादी को 4-5 साल हुए थे। तो मेरा जो कज़न है वो शायद 3 साल का था। कहता मेरे पिताजी गुजर गए जब मैं 3 साल का था। मेरे मदर विडो हो गई जिसकी शादी को सिर्फ 4 साल हुए थे। हमारे लिए इस दुख के पीछे कौन सा सुख छिपा है? एक बार तो मेरा मुंह बंद करवा दिया उसने, मुझे समझ नहीं लगी कि मैं कई सालों से ये बात बोल रहा हूँ, ये मैंने सोचा नहीं कभी। फिर मैंने इसके ऊपर रिसर्च शुरू की, लोगों से मिला, गुरुओं से मिला, ट्रेनर से मिला। फिर मुझे समझ लगी कि सच है, दुख के पीछे सुख तो छिपा है। ज़रूरी नहीं कि जिसको दुख मिला है उसी के लिए छिपा हो। अच्छा, जिसको दुख मिला है उसके लिए भी हो सकता है सुख छिपा हो। कुछ दुख ऐसे हैं जो इसलिए मिले हैं किसी और के लिए सुख है। हमारे घर में बीमारी हमारे लिए दुख है जी, तो किसी केमिस्ट, किसी डॉक्टर, किसी हॉस्पिटल के लिए सुख है। हमारे घर में लिटिगेशन हमारे लिए परेशानी है ना, किसी कोर्ट कचहरी के लिए, वकील के लिए, पुलिस के लिए तो वो सुख है ना जी। ऐसे ही मृत्यु, हमारे घर की जो डेथ है ना, वो किसी शमशान में काम करने वाले के लिए, किसी कब्र खोदने वाले के लिए सुख है। तो जो भगवान ने बनाई है ना लीला, किसी का घर टूटता है, किसी मजदूर को काम मिलता है ना, किसी की गाड़ी पंक्चर होती है, किसी को काम मिलता है। तो ऊपर वाले ने बहुत दुनिया देखनी है ना, सिर्फ हमें नहीं देखना ना कि तुझे खुश रखूं। तो ऐसे ही वाइस वर्सा है, मेरा दुख आपके लिए सुख हो सकता है जी, आपका दुख मेरे लिए सुख हो सकता है। ये इतने हाई लेवल का माइंडसेट कैसे डेवलप करे सर? ऐसे ही बस, मतलब क्या प्रोसेस हो सकता है इसका? जैसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे आपका एक माइंडसेट बना हुआ है कि कुछ भी गलत हो जाए उसमें कुछ अच्छा देखना है, कुछ सुख ढूंढना है उसमें भी। कुछ लोगों का ऐसा बना हुआ है कुछ भी अच्छा हो जाए वो उसमें कुछ ना कुछ कमियां निकालेंगे, उसमें नेगेटिविटी देखेंगे। तो हाँ, कैसे इसको इस लेवल तक लेके आए? देखो, हर चीज़ सीखी जा सकती है। हम कुछ ऐसा तो लेके आते नहीं है कि हमें पहले ही सब कुछ पता है। अगर मेरा बचपन देखो तो बड़ा एंग्री बॉय था मैं, इन चीज़ों की समझ नहीं थी। 3-4 चीज़ों का रोल है। सबसे ज़्यादा रोल तो किताबों का रहा। आजकल किताबें कम पढ़ते हैं लोग, लेकिन वीडियोस हैं जी। तो सीखने वाला, अगर हमने ये एटीट्यूड बना लिया कि मैंने कुछ सीखना है,
अब आपके चैनल की बात करते हैं, मान लो सर चैट विद सुरेंद्र वत्स पे पहुंच गए और वीडियोस देखनी शुरू कर दी। कोई ऐसी वीडियो है जो लोगों का टाइम वेस्ट कर रही है? कुछ तो सिखा जाएगी ना। हाँ, सीखने का नज़रिया होना चाहिए। नज़रिया होना चाहिए जी। कुछ तो सिखा जाएगी। तो सीखने के लिए तो आप कहीं से सीख सकते हो। मैं फ़्लाइट में था, मेरे सामने एक फॉरेनर था मेरे आगे, तो जो फ़्लाइट अटेंडेंट्स हैं, जो एयर होस्टेस, वो ग्रीट करती हैं, है ना, जी। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दिस एयरलाइन। तो हम उसका जवाब यही देते हैं, थैंक यू। तो जो मेरे आगे था उसने कहा कि थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। मुझे लगा कि ये गॉड ब्लेस यू बड़ा पावरफुल है, यही बोलना चाहिए। ये मैंने सीख भी लिया और उसके बाद अपनी वीडियोस में बोल भी दिया। तो सीखना तो किसी से ही सीखा जा सकता है, जो किसी और ने सीखा है उसकी किताबें पढ़ के। अगर कोई यहाँ पर आके पॉडकास्ट में आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे बोल जाता है ना जी, उसके पीछे उसकी लाइफ के 50 साल होते हैं। तो आपका चैनल, मैं ये नहीं कहता हूँ केवल आप ही का चैनल देखे, सभी जगह पर जहाँ पर उसकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो सकती है। एंटरटेनमेंट भी देखे, म्यूजिक भी सुने, रील्स भी देखे। मैं रोकता नहीं हूँ, मैं लोगों का काम नहीं बंद करवाना चाहता, बट जहाँ कुछ वैल्यू ऐड हो रही है ना लाइफ में, जहाँ पर हम बदल रहे हैं, जो पिछले साल में थे आज उससे आगे हैं, जो पिछले महीने में थे आज उससे आगे हैं, जो हम कल थे आज उससे आगे हैं। वो तभी हो सकता है अगर वो लर्निंग एटीट्यूड है कि मैंने सीखना है। तो मतलब सीखने से इनपुट अच्छा होगा तो फिर थॉट प्रोसेस, क्वालिटी ऑफ थॉट सब कुछ बदलेगा, सब कुछ बदलेगा। ग्रेट, अद्भुत सर। पेरेंटिंग पे थोड़ी बातचीत करते हैं। श्योर। आपके पापा मम्मी के साथ में बड़े अच्छे रिलेशन रहे, जिस प्रकार से आप बातचीत करते हैं, बच्चों के आप बड़े क्लोज हैं। आज के समय जो पेरेंट्स हैं, जो या तो पेरेंट्स बनने वाले हैं या अभी 2, 4, 5 साल के बच्चे हैं, उन पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या मतलब अच्छे पेरेंट्स तो कैसे बन जाएं? अच्छे पेरेंट्स बनने के लिए सवाल आपका बहुत गहरा इसका मतलब है। वैसे अच्छे की तो पहले पहचान करनी पड़ेगी। मैं 2-4 चीज़ें शेयर करना चाहूँगा यहाँ पर सर, कि हम किसी और को कैसे अच्छा बना सकते हैं। मैं किसी को दूसरे पेरेंट्स को मैं अच्छा नहीं बना सकता हूँ। और वो अच्छे बनेंगे कैसे? वो सिर्फ ये देखें कि हमारे बच्चे क्या बनेंगे बड़े होके। ये अपने मन में लेके आए जी कि हमारे बच्चे बड़े होके क्या बनेंगे। क्या अच्छे इंसान बनेंगे, बुरे इंसान बनेंगे, खाने पीने वाले बनेंगे, गुंडा बदमाश बनेंगे, समाज सेवक बनेंगे। एक सपना लेंगे ना। जी। अब जो सपना लिया है, अब बच्चों ने बनना है, तो बच्चे सुन के नहीं बनेंगे, बच्चे आपको देखकर बनेंगे। क्या बात है। बच्चों को लेक्चर कर दो कि बेटा अच्छे इंसान बनना, और खुद आप बटन खोल के शर्ट के और 4 गाली निकाल रहे हो, तो बच्चा अच्छा इंसान नहीं बनेगा। तो पेरेंटिंग का जो पहला असूल है वो है कि आपको खुद वही बनना पड़ेगा जो बच्चों को बनाना चाहते हो, और वो एक स्टेप आपसे ज़्यादा चलेंगे। मैंने बटन खोलने की बात की है ना, आप 1 बटन खोल के चलो, बच्चे 2 बटन खोल के चलेंगे। आप 1 गाली निकालो, बच्चे 2 गाली निकालेंगे जी। और ऐसे ही अच्छाई है, आप 1 अच्छा शब्द बोलोगे, बच्चे 2 अच्छे शब्द बोलेंगे और आपसे डबल ट्रिपल बोलेंगे। तो जब हम खुद अच्छे बन जाएंगे तो बच्चे अपने आप ही अच्छा बनेंगे। सेकेंडली, पेरेंटिंग के ऊपर आपने देखा कि अभी शायद गवर्नमेंट की तरफ से भी, कॉर्पोरेट में भी 6 महीने की मैटरनिटी लीव कर दी गई है और पैटर्निटी लीव भी बढ़ा दी गई है। उसके पीछे एक थॉट है जो कभी किसी ने शायद शेयर नहीं किया होगा या किसी ने समझने की कोशिश नहीं की होगी। पेरेंटिंग पार्ट टाइम जॉब नहीं है, ये होल टाइम जॉब है। हम बच्चा पैदा करके और 2 घंटे उसे देख लें और बाकी कोई और देखे, तो बच्चा फिर जिसके पास ज़्यादा रहेगा ना वैसा बनेगा। तो 6 महीने इसीलिए बनाए गए कि जो उसका फाउंडेशन का टाइम है वो उसकी मदर मैक्सिमम उसके साथ रहे,
और उसके बाद भी आपको अधिक से अधिक उसके साथ रहना पड़ेगा। लेकिन 6 महीने में एक अच्छी फाउंडेशन बन जाती है, बच्चे को आइडिया हो जाता है कि मदर की तरफ से क्या मिलना है। जीन्स से जो आया वो तो आया ही है, लेकिन एक आइडिया हो जाता है। तो इसको होल टाइम लेके ही चलना पड़ेगा। अगर बच्चा पैदा किया है, अगर फैमिली ग्रो करने का मन है ना, तो फिर इसे 10% नहीं 60-70% टाइम देना ही पड़ेगा। तो ये नहीं 80% करियर 20% बच्चा, तो करियर भी नहीं चलेगा और बच्चा भी नहीं चलेगा। कब तक आपको लगता है बच्चे को बहुत ज़्यादा टाइम देना चाहिए और उसको केयर की ज़रूरत है, किस एज तक? अगर तो आप चाहते हो कि बच्चा आपसे आगे निकले, फिर तो सारी उम्र, नहीं तो नहीं। फिर आपके मन में कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए कि मेरा बच्चा कुछ बन नहीं पाया। एक एज के बाद में है ना, बच्चे जब थोड़ा मैच्योर होते हैं, उनको लगता है कि नहीं अब मैं पापा मम्मी से ज़्यादा जानने लग गया हूँ, तो वो उतना महत्व नहीं देते बातों को। तो उस टाइम पीरियड में क्या किया जाए? आपका सिर्फ स्टाइल बदलेगा। पहले आप लेक्चर करते थे, अब आप कुछ और ऐसा करोगे जहाँ पर वो आपको देखकर और आगे बढ़े। मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ। प्लीज़। 67 क्रॉस कर गया हूँ। पिछले 6 महीने पहले मुझे लगा कि मैंने एआई के ऊपर कुछ सीखा नहीं है, क्योंकि हमारी एज पे आके लोग कहते हैं कि एआई हमारे लिए बना ही नहीं है। तो मैंने एआई के ऊपर म्यूजिक जनरेशन सीखी। अच्छा। म्यूजिक का लिटिल नॉलेज था मुझे, वो जो सरगम वाला होता है ना, सारे गामा, वो मुझे आइडिया था। अब जब मैंने एआई के ऊपर काम किया, अब बच्चों को ये सिग्नल जा रहा है कि पापा 67 पे कुछ नया सीख सकते हैं, तो हम 40 के आसपास क्यों नहीं सीख सकते। तो मैंने इनडायरेक्टली उनकी परवरिश में कुछ और ऐड कर दिया। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया, तरीका बदल जाएगा। तरीका बदल जाएगा। दैट्स ग्रेट। यस। अभी 67 हो गए हैं, नया सीख रहे हैं, रिटायर कब होंगे टीएस मदान साहब? रिटायर नहीं होना, रिटायर नहीं होना। मेरी इच्छा है कि जब इस दुनिया से जाऊं, तो एक्चुअली मेरे वर्ड्स नहीं है, मेरे फादर इन लॉ के वर्ड्स हैं। उन्होंने कहा था, बेटा मैं जब इस दुनिया से जाऊं, मेरे ना शूज़ के लेसिस बंधे हों और सिर पे मेरी पगड़ी हो और हाथ में एक पेन हो। क्या बात है। और मैंने अपने नए वर्ड्स तैयार नहीं किए, वही वर्ड्स मेरे पास हैं। मैं इतना कह सकता हूँ कि सामने एक कैमरा हो, मेरे सामने एक माइक हो और उस दिन दुनिया से जाऊँ। वैसे तो अभी मतलब 40 साल तो और हूँ मैं यहाँ पर। फुल एक्टिव रहते हैं, एक रूटीन आपका सेट है? पूरा एक्टिव जी, पूरा एक्टिव। तो बच्चे नहीं कहते, हिमी अब्बल नहीं कहते कि पापा रहने दो भी क्या? नहीं, हम एक दूसरे को रोकते नहीं हैं। वो मुझे रोकेंगे, मैं उनको रोकूंगा। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंडिंग है। आप मुझे नहीं रोकोगे, मैं आपको नहीं रोकूंगा। क्या गोल्स हैं अभी टीएस मदान साहब के? इतना नाम, नेम, फेम सब कुछ बढ़िया है, वो क्या करना चाहते हैं? नहीं, जितने गोल्स थे वो अचीव कर लिए, अब गोल को धकेल दिया आगे। गोल को और धकेल दिया, मतलब एक्सटेंड कर दिया है। पहले गोल था 100 रुपये कमाने का, जब 100 रुपये आ गया फिर उसको 0 एक और लगा दिया ना। तो सारे गोल्स अभी जिंदा हैं। एक गोल अभी अगर डिफाइन करूं तो एक गोल मैं यहाँ पर पब्लिकली बोल सकता हूँ। प्लीज। मॉडलिंग में जाना चाहता हूँ। अरे वाह, क्या बात है। वंडरफुल, बिल्कुल परफेक्ट। मॉडलिंग में जाना है। मॉडलिंग मटेरियल हैं सर आप। उसके पीछे एक रीज़न है जी। मैं ये समझता हूँ कि कोई भी चीज़ आप दुनिया में करना चाहते हो ना, जब तक आपके पास मोटिव नहीं होगा ना, आप कर नहीं पाओगे। तो मैं बहुत ज़्यादा हेल्थ के ऊपर काम नहीं कर रहा था। हेल्थ अच्छी रही क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ठीक है। लाइफस्टाइल और खाना पीना बहुत बढ़िया है। माइंडसेट हाँ बड़ा रोल प्ले करता है। उसके कारण हेल्थ अच्छी रही, पर लुक्स उतनी बेटर नहीं थी, ये कह सकता हूँ। हेल्थ ठीक थी पर लोगों को हेल्थ अच्छी दिखाई नहीं देती थी। पेट बाहर निकला हुआ, थोड़ा सा कंधा झुक गया, तो वो टाइप्स की चीज़ें। तो वो ठीक क्यों करूं मुझे समझ नहीं लगती थी कि पेट, अगर मैं बीमार हूं नहीं। अब बच्चे बोलते थे पापा पेट, तो मैं कहता था यार जब मैं बीमार ही नहीं हूं, आपसे कम बीमार होता हूं, तो क्या फ़र्क पड़ता है पेट अंदर है या बाहर है। तो जब मुझे लगा कि पेट अंदर जाना चाहिए तो मेरे पास मोटिव कोई नहीं था। तो मुझे लगा कि अगर मैं मॉडलिंग में जाता हूं तो मेरी हेल्थ बढ़िया होनी चाहिए, मेरी लुक्स बेटर होनी चाहिए, मेरे कपड़े पहनने का ढंग बढ़िया होना चाहिए। वो मोटिव मिल गया। अब मॉडल बनता हूँ नहीं बनता हूँ उसकी चिंता नहीं है, लेकिन मॉडल दिखूं ज़रूर, ये सोच लिया है। लक्ष्य जब बड़ा होता है तो वो प्रोसेस जो है आपको बना देता है। ये मेरे वर्ड्स दोबारा सुनिए, और ये सभी व्यूअर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडल बनना ज़रूरी नहीं है, मॉडल दिखना ज़रूरी है। अगर मॉडल दिखोगे तो आपकी सेहत भी बढ़िया होगी, आपकी पर्सनैलिटी भी बढ़िया होगी। बनना नहीं बनना तो वो तो
कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। ग्रेट सर। टैटू का नया शौक पैदा हुआ आपका, दिखाइए एक बार। अच्छा, मैंने इसलिए ऊपर नहीं किया था कि आपको दिखाई दे। पढ़ लो। हाँ जी, पढ़ लो। क्लोज कैमरा से हम लोग एक बार देखेंगे। हाँ, दिखा लेना बाद हाँ जी, में। हाँ जी। पढ़ लो कि मेरी मृत्यु के बाद मेरा पूरा शरीर दान किया जाए। क्या बात है, क्या बात है सर। कहाँ से इंस्पिरेशन मिली सर? और इंस्पिरेशन मिली, चलो एक बात है, फिर ये लिखने के लिए पीछे क्या थॉट प्रोसेस है? इंस्पिरेशन तो पेरेंट्स से मिली थी। मेरे पेरेंट्स एंड मेरे ग्रैंड पेरेंट्स एजुकेटेड लोग थे। मेरे फादर ने बीटेक किया था 1947 में। अच्छा। BHU बनारस यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में रह के। तब बीटेक की डिग्री नहीं होती थी, इसको कहते थे BSc इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। जी। मेरे मदर एजुकेटेड थे, मेरे ग्रैंडफादर प्रोफेसर थे। तो घर में ये बातें होती थी कि शरीर जल गया उसके बाद किसी के काम नहीं आया। तो शरीर जलना, ये उस समय अवेयरनेस नहीं थी। इतनी अवेयरनेस आई थी कि आंखें दान कर देनी चाहिए, बॉडी ऑर्गन्स दान कर देने चाहिए। राइट। ये आए। उसके पता लगा कि बॉडी की ज़रूरत पड़ती है रिसर्च के लिए। कई लोग क्या करते हैं, ऑर्गन्स दान कर देते हैं। अब तो स्किन भी दान हो जाती है ना, स्किन भी डोनेट हो जाती है। अच्छा। हेयर डोनेट हो जाते हैं, आइज़ डोनेट हो जाती हैं, ये तो हो ही जाती हैं। इवन डेड बंदे की भी हो जाती हैं। और उसके बाद बॉडी को फिर संस्कार कर देते हैं। अब जो संस्कार कर दिया वो बॉडी भी काम आ सकती है रिसर्च के लिए। अच्छा। मेडिकल कॉलेजेस में रिसर्च के लिए बॉडी चाहिए होती है। जो लवारिस बॉडीज़ होती हैं वहाँ पर रिसर्च नहीं हो पाती, क्योंकि वो खाते पीती बॉडी नहीं होती ना। हाँ, खाती पीती नहीं होती और वो उस कंडीशन में भी नहीं होती होंगी जब वहाँ तक पहुँचती हैं। तो जब ये अवेयरनेस हुई, घर में बात हुई, तो मेरे मदर ने सबसे पहले डिक्लेयर किया कि उनकी बॉडी को डोनेट किया जाए। तो बाय चांस हम नहीं कर पाए, क्योंकि वो कोविड के दिनों में गुजरे थे। अच्छा। तो सभी हॉस्पिटल्स में हमने ट्राई किया तो किसी ने बॉडी ली नहीं। पर एक दो चीज़ें और थी जो हमने फिर उनके लिए कर ली। फॉर एग्जांपल, लकड़ी के ऊपर हमने संस्कार नहीं किया, फिर अच्छा। हमने CNG के साथ किया। CNG का था। इलेक्ट्रिक के क्रेमेटोरियम भी हैं और गैस के भी हैं जी। तो हमने CNG के ऊपर कर लिया कि ना ही किसी का टाइम वेस्ट हो, ना ही पैसे वेस्ट हो। हमने कोई भी रस्म पगड़ी वगैरह कुछ नहीं किया, सब कुछ ऑनलाइन किया फेसबुक पे। मेरे मदर की रस्म पगड़ी फेसबुक पे की गई थी। अच्छा। कि किसी को आना जाना ना पड़े, कोई पैसे ना लगे। कोविड की माहौल था, कोविड खत्म हो चुका था, पर लोग वहम में थे। राइट। पर हमें था कि हम ऑनलाइन बंदे हैं, डिजिटल युग के बंदे हैं, तो हम ऐसा ही करें। तो बात वहीं पहुंच रही है कि वो अवेयरनेस फिर हमारे ऊपर पहुंची। तो इतना सीरियस नहीं मैं हुआ। तो पीछे लास्ट ईयर गुरु तेग बहादुर जी जो सिखों के 9वें गुरु हैं जी, तो उनका मनाया गया उत्सव गवर्नमेंट लेवल पर भी हुआ और पब्लिक लेवल पर भी हुआ। तो मैं पढ़ रहा था उनकी जीवनी कि उन्होंने जब कश्मीरी पंडित उनके पास गए थे कि औरंगजेब जुल्म कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा था गुरु तेग बहादुर जी ने कि किसी को कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो उनके बेटे गुरु गोबिंद सिंह जी 9 साल के थे। तो उन्होंने कहा कि पिताजी आपके अलावा कौन कुर्बानी दे सकता है? उसने कहा नहीं, किसी महान बंदे की कुर्बानी देनी पड़ेगी। क्या पिताजी आपसे महान और कौन हो सकता है? तो उन्होंने कुर्बानी दी। तो मैंने उनको पढ़ा कि एक बंदा अपनी ज़िंदगी में अपना शीश दे देता है। एक तरह से उन्होंने अपनी बॉडी छोड़ दी ना, खुद फैसला ले लिया। उनको शहीद किया गया था ना दिल्ली में आके। तो हम मरने के बाद भी नहीं अपनी बॉडी दे सकते क्या? क्या बात है। तो ये बात वहाँ से निकली, तो मैंने डिसाइड कर लिया। और उसके बाद हमारा दोस्तों का 3-4 लोगों का ग्रुप बना है, जिसमें जो सबसे ज़्यादा काम करते हैं, जिनके जो कह ले कि हमारे ग्रुप लीडर है नथुराम जैन जी। अच्छा। NR जैन जी। तो वो हमारे ग्रुप लीडर हैं। उनके मदर की डेथ हुई थी, तो उन्होंने इमीडिएटली पहले अपने मदर की बॉडी डोनेट की, उसके बाद लोगों को इंस्पायर करना शुरू किया। पहले नहीं किया। लोग कहते हैं भी आप क्या करते हो इसमें? तो हमने वो काम करना शुरू किया। अब मुझे लगा कि जब मेरा टाइम आएगा वो इस दुनिया से जाने का, उस समय हो सकता है बच्चे भूल ही जाए कि पापा ने ये बोला हुआ है। तो मैं विल लिख के दे देता हूँ। मैं विल ही गायब हो जाए, कहीं खो जाए, फिर क्या होगा? तो मैं भी तो मुकर सकता हूँ भाई। मान लो 40 साल के बाद जाता हूँ तो मेरा मन ही ना करे कि छोड़ो यार, पता नहीं ना उस समय हालात कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे। तभी मैंने फिर अपनी ना बाजू पे लिखवा दिया, टैटू बनवा दिया, ये मेरी विल है।
ये मैंने वसीयत कर दी है, क्योंकि पैसा इधर उधर तो बांट लेंगे, अपने आप बांट लेंगे, लेकिन मेरी बॉडी जो है ना वो समाज के काम आए। और उससे भी ज़्यादा ये है कि मेरी कमिटमेंट कायम रहेगी। अगर मैं कहीं अब्रॉड, मान लो घर से दूर हूँ, मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाता है, तो वहाँ पर भी देखने वाले देख लेंगे कि इसका क्या लिखा हुआ है, और लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन जाएगी। और मैं चाहता हूँ कि जो पॉडकास्ट आपका देख रहे हैं उनमें से ज़रूर अगर एक बंदा भी लिखे ना लिखे वो फ़र्क नहीं है, लेकिन ये कमिट कर ले कि मैंने ये समाज को दे के जानी है। बहुत बड़ी प्रेरणा है सर। अंदर मेरे भी कुछ ऐसे भाव भी पैदा हो रहे हैं कि मैं भी कुछ ऐसा डिक्लेयर करूं, लेकिन मैंने कहीं ये भी सुना है कि भाई कोई भी अच्छा विचार आपके दिमाग में आता है तो उसको थोड़ा सा टाइम दो, एक बार उसको पनपने दो थोड़ा सा, और वो अगर पनपने के बाद फिर कहे कि नहीं तूने करना ही है, फिर उसको कर दो। तो भाव तो ऐसे ही कुछ मेरे भी आ रहे हैं जैसे। नहीं सुरेंद्र जी, मैं यहाँ पर सहमत नहीं हूँ। अगर अच्छा भाव आता है ना तो फिर कर लो, उसी समय करो तुरंत। हाँ, क्योंकि उसके बाद ना फिर बदल जाएगा। पिंकी ने, माय वाइफ, हम उसे प्यार से पिंकी बोलते हैं, गुस्से में पिंकी बोलते हैं वैसे। पिंकी के कज़न का ना डायलिसिस शुरू हुआ, तो हमें फ़ोन आया कि डायलिसिस आज शाम को होना है जी। हमें पता नहीं था मेडिकल टर्म्स क्या होती हैं क्या नहीं होती। तो मैंने पिंकी को, मैं पिंकी हम किडनी हम दे देते हैं। तो कहती मैं सोच रही थी। तो मैंने आपको कहा नहीं कि आप क्या सोचोगे। तो मैंने कहा मैं भी यही सोच रहा था। तो कहते ठीक है दे देते हैं। हमें नहीं पता था कि देने के पीछे कोई प्रोसीजर होता है। ठीक है, हम बोलेंगे तो वो हमसे किडनी ले लेंगे, तो डायलिसिस शाम को होगा नहीं। हमारे दिमाग में ये आया कि ठीक है हम उसे फ़ोन करते हैं, कल सुबह बात करेंगे। मैं कहा नहीं, अभी इसी समय व्हाट्सएप कर दे। कहते मम्मी से तो बात कर लें। मैं कहा नहीं, अब किसी से बात की तो हो सकता है अपने मन बदल जाए या कोई और रोक दे। अभी राइट नाउ तुझे व्हाट्सएप करना पड़ेगा। तो हमने उसी समय मैसेज कर दिया कि हम दोनों तैयार हैं किडनी के लिए। उन्होंने रिस्पॉन्ड करने में 2 दिन लगा दिए। अच्छा। वो नहीं समझ पाए कि अभी क्यों लिए इनसे, कैसे क्यों हो। तो अगर हम नहीं लिखते, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, अगर हम उस समय डिसीजन ना लेते तो शायद पिंकी अपनी किडनी ना दे पाती। अल्टीमेटली पिंकी ने अपनी किडनी दी है, मेरी ली नहीं, क्योंकि रिलेशंस में गवर्नमेंट के कुछ कानून ऐसे हैं कि हर कोई दे नहीं सकता। तो फिर पिंकी ने अपनी दे दी, तो वो तभी दे पाई। हम इसको डोनेशन का वर्ड नहीं कहते हैं। मैं हमेशा, किडनी डोनेशन इज़ ए रॉन्ग वर्ड, ब्लड डोनेशन इज़ ए रॉन्ग वर्ड। ये गिफ्ट है। राइट। आप किसी को देते हैं तो आप दान थोड़ा कर रहे हो यार, गिफ्ट दे रहे हो ना उसे। आप किसी को गिफ्ट दोगे, किसी घर जाते हो, डोनेट नहीं करते, डोनेट थोड़ा कर रहे हो। हाँ। यहाँ डोनेशन का वर्ड गलत है। तो फिर हमने गिफ्ट कर दी वहाँ पर। तो आपके लिए यही है कि अगर मन में आया तो डिसाइडेड, फिर सुनना नहीं है किसी से। टैटू बनवाना ना बनवाना वो तो अलग चीज़ है, वो तो अलग चीज़ है, वो तो शौक है अलग से जी। लेकिन बॉडी देनी है ये डिसाइडेड। बस मोटिवेट करो मेरे को थोड़ा, मैं कर दो डिसाइड, बस बोल दो एक बार देनी है, पब्लिकली अनाउंस कर दो। आपका क्या जाना है उसमें? नहीं, कुछ नहीं जाना। हाँ, वो बच्चे कहेंगे यार पापा क्या अभी मदान साहब के चक्कर में पड़ के आपने डिक्लेयर कर दिया, बाद में हमें दिक्कत हो जाएगी। जैसे ही आप करोगे ना उसी समय बच्चे भी डिक्लेयर करेंगे। हमारे घर में यही हुआ है। बच्चों ने पता क्या बोला था उस समय? पापा प्राउड ऑफ यू। अब ट्राई करना, बच्चे बोलेंगे प्राउड ऑफ यू। आपके बच्चे इस जमाने के बच्चे हैं यार, पुराने जमाने के बच्चे थोड़ा है। क्या होगा है? मेरे एक दोस्त को मैंने बताया, तो उसने अपने घर में आके वाइफ को बताया, तो वाइफ ने बड़ा अच्छा मजाक किया। कहते जब मेरे भाई आएंगे अफसोस करने के लिए तो बॉडी तो घर में होगी नहीं, तो मैं रहूंगी कैसे? तो होगा, ये करना चाहिए ना, किसी के काम की नहीं है। वही हाल है जो मेरे मदर ने कहा था, गाड़ी जला दो, घर जला दो, तो फिर किसी के काम नहीं है। कम से कम आपने देखा, मैंने ये वर्ड बोला है कि मेरा पूरा शरीर दान किया जाए। पूरा का पीछे क्या है कि सिर्फ बॉडी नहीं, बाकी ऑर्गन्स भी डोनेट किए जाए सेपरेटली। वो लिख नहीं पाया इतना लंबा यहाँ पर मैंने बताया अपने घर में कि जहाँ जो काम आ सकती है। मतलब वो उधर जाने की जरूरत नहीं, फिर शमशान घाट कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं, सीधा हॉस्पिटल में जाना है बस। वो भी नहीं जाना, घर से ले जाते हैं। हाँ, घर से आके हाँ, अपने आप ले जाते हैं। फिर क्रियाक्रम भी बाद में करने की आवश्यकता नहीं, कुछ नहीं जी,
ज़माना हो गया। लोगों के पास टाइम नहीं है। लोग जो आते हैं ना क्रियाक्रम में, वो घर के लोग ही होते हैं जो दुखी होके आते हैं, बाकी तो खाना खाने ही आते हैं। चलो मैं थोड़ा सा एक बार है ना सुदेश से तो सलाह करूंगा, वो कहेंगे कि अर्धांगिनी वादांग मेरा भी है, मेरे से बगैर पूछे कैसे। अब सलाह कर लो, अब ये सलाह करना कि दोनों करें। ठीक है। ये अच्छा है। और अगर वो इनकार कर दे हाँ तो फिर चुपके मान लेना। बहुत कुछ आपने ऐसा दुनिया में किया होगा जिंदगी में जो उन्होंने ना की होगी, बहुत सी ऐसी इन्वेस्टमेंट्स की होंगी, हर चीज़ वो नहीं जानते हैं। आपने अपने बचपन का सारा कुछ नहीं सुनाया होगा, एक दो चीज़ तो बचा के रखी होगी है। चलो पहली सूचना आपको ही दूंगा मैं। ठीक है, राइट, ठीक है जी। अभी आते हैं हम थोड़ा सा बिजनेस कोचिंग पे आते हैं। राइट। लास्ट प्रश्न मेरा ये है, आपने बहुत सारे लोगों को कोच किया है, बहुत सारे लोगों की हेल्प की है। कुछ लोग अगर अपने बिजनेस में स्ट्रगल कर रहे हैं, हो नहीं रहा उतना जितना वो करना चाहते हैं, निराशा भी आती है कई बार, क्या करें? बिजनेस में तो हमेशा स्ट्रगल है। जो लोग आज 5,000 करोड़ की टर्नओवर पे हैं, उनसे पूछो वो क्या कह रहे हैं, अपने आप चल रहा है? अपने आप नहीं चलता बिजनेस कभी भी। बिजनेस में स्ट्रगल होती किस समय है, पहले तो उसको समझना पड़ेगा। सर बिजनेस करते क्यों है, पहले तो वहां आना पड़ेगा। बिजनेस हम करते हैं इसलिए हैं कि हमारे पास कुछ ऐसी स्किल होती है जो हम अगर जॉब करें तो उतने पैसे नहीं मिलेंगे, अगर हम बिजनेस करें तो मिल जाएंगे। ये स्किल ऐसी होती है। राइट, ठीक है। वो स्किल ये नहीं है कि हमें मशीन चलानी आती है या हमें कंप्यूटर चलाना आता है या हमें कैमरा चलाना आता है। वो स्किल है मैनेजमेंट आती है। कि अगर हम मैनेजमेंट जानते हैं, अगर हम किसी को मैनेज कर सकते हैं, अगर 100-200 लोगों से काम करवा सकते हैं, तो फिर हमें सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए। लेकिन जब बिजनेस कर लेते हैं ना, तो हम ये चीज़ भूल जाते हैं। उस समय हम चले जाते हैं एक्चुअल वर्किंग के ऊपर। हमें अकाउंटेंट हायर करने की बजाय हम अकाउंट्स बनाने शुरू कर देते हैं, पैसा बचाने के चक्कर में। पैसा बचाने के चक्कर में, या कह लो कि हमें किसी के ऊपर विश्वास ही नहीं आ रहा। हमें लगता है पता नहीं गलती ना कर दे। विश्वास ये नहीं कि वो हेरा फेरी का विश्वास नहीं, क्वालिटी का, वो क्वालिटी, क्योंकि हम बहुत कुछ जानते हैं ना, इसलिए। तो वहां से स्ट्रगल शुरू होती है कि जो हमारा कोर स्ट्रेंथ थी ना, वो हमने खराब कर दी। हमारी कोर स्ट्रेंथ थी मैनेजमेंट। यानी कोर स्ट्रेंथ क्या है? मैनेजमेंट का पहला पार्ट क्या है? सपने देखना। आपने सुबह उठ के सपने देखने हैं जी, और सपने देखने के बाद आपके पास एक अच्छी टीम होनी चाहिए। उस टीम को बता देने हैं, उन्होंने वो सपने पूरे करने हैं, और आपने फिर दोबारा सपने देखने हैं। तो फिर आपको स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी। तो स्ट्रगल इसलिए रहती है, आदमी सपने देखना बंद कर देता है। बंदा बिजनेस में रहता नहीं, एंटरप्रेन्योर रह नहीं जाता। उससे बेटर है वो जॉब करे। अगर आप बिजनेस में आके ऐसा कोई काम करते हो जिस चीज के पैसे आपको नहीं मिलने, तो आप एंटरप्रेन्योर नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, आप खुद जी, अगर आप गाड़ी खुद चलाओगे तो आप एंटरप्रेन्योर नहीं हो। आपको गाड़ी चलाने के पैसे नहीं मिलते। आपको पैसे मिलते हैं आपके अपने बिजनेस के। आपको पैसे मिलते हैं पॉडकास्ट में यहाँ बैठने के, अगर कोई मिलते हैं। मुझे नहीं पता कि यूट्यूब पे आपको क्या रेवेन्यू आता है, क्या नहीं आता। गेस्ट से तो आप, मुझे लगता है, लेते नहीं। मेरे से तो लिया कुछ नहीं कभी। जी, तो पर ले लिया करो, जो अफोर्ड करते हैं उनसे ले लिया करो। अच्छा, लेना शुरू कर दें? कर दो। सीरियसली आप नहीं लोगे ना तो वो आपका नुकसान हो रहा है, उनका फायदा नहीं हो रहा। उनसे कोई और ले लेगा। फिर लोग कहेंगे कि यार ये तो पैसे दे के लोगों को बुलाते हैं, पैसे लेके बुलाते हैं। सवाल ये नहीं है कि पैसे लेके बनाते हो, आपका खर्चा नहीं होता क्या? खर्चा तो यही हर चीज़ फिर की कॉस्टिंग है। क्योंकि मुझे भी तो 18 साल 19 साल हो गए यूट्यूब पे। यूट्यूब का रेवेन्यू आपका खर्चा नहीं निकाल सकता, इतना तो मैं जानता हूँ। हम तो कई बार मोनेटाइजेशन बंद ही कर देते हैं, महीनों सालों। वो भी करके देखते हैं, मतलब चलो करके देखते हैं। मोनेटाइजेशन बंद ना करो पहली बात, क्योंकि यूट्यूब ऐड चलाता है। अगर आपके ऐड नहीं आ रहे हैं ना, तो लोगों को ऐड दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, फिर भी दिखते हैं। हाँ, इसलिए वो तो नहीं करो, मोनेटाइजेशन ऑन रहे। गेस्ट से पैसे लेके इसलिए नहीं बुलाओ कि वो गेस्ट पैसे दे के ही आ सकता है, वैसे आ ही नहीं सकता।
आप उससे पैसे लो अपने एक्सपेंसेस के। राइट, जो रनिंग कॉस्ट है उसका। रनिंग कॉस्ट से ज़्यादा आपकी रनिंग कॉस्ट तो किसी की 50,000 होगी, किसी की 5 लाख होगी ना। कॉस्ट तो आपने उसकी लेनी है। राइट। तो उसमें क्या होगा कि किसी को फ़र्क नहीं है इसमें कोई भी। आप स्पॉन्सर भी नहीं करवाते हो किसी से। नहीं, नथिंग, कुछ नहीं, कोई कमर्शियल एक्टिविटी है ही नहीं। देखो, पैसा कमाना गलत नहीं है, मुझे लगता है कि पैसे लेने चाहिए उसका। मतलब वो अब तक तो एक सोशल जैसे कि रहता है ना कि चलो यार गिव बैक, वैसे ही चलाओ, वैसे ही चलाओ। जो पैसे नहीं दे सकता, जो या देना चाहता नहीं है, मान लो, तो बुला लो उसे। वो आपका कारण नहीं बनना चाहिए, वो फिल्टर ना लगे कि भी ये पैसे नहीं दे सकता या देना नहीं चाहता। लेकिन जो बांट रहा है लोगों को, फिर आप वहां पर सेवा क्यों कर रहे हो? जो हर पॉडकास्टर के पास जाके पैसे दे रहा है, वहां सेवा क्यों कर रहे हो? तो ये कल्चर चलता है पॉडकास्टिंग में? मतलब मैं ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा नहीं जानता इसमें कभी। चलते हैं, बिल्कुल चलता है। चलता है, लोगों का करियर है पॉडकास्ट करना, तो करियर है लोगों का। आपका शौक है ना। हाँ, लोगों का करियर है। जितने भी बड़े पॉडकास्टर हैं वो पैसे कमाते हैं इसमें, और कमाने में गलत कुछ नहीं है। नहीं, गलत तो कहीं भी नहीं है अगर आप वैल्यू दे रहे हो लोगों को तो कोई गलत नहीं है इसमें। आप रादर 4 चैनल और चालू करो, वहां पर आप बन रहे हो बिजनेसमैन, ठीक है, वहां पर हायर करो पॉडकास्टर। एक सस्ता सा बंदा मिल जाएगा, TS मदान उसका नाम है। तो यहाँ आप करो पॉडकास्ट, अब पीछे बैठ के। अब क्यों नहीं आप दूसरे चैनल पे गए? अब एक ही चैनल है अभी आपके पास। हाँ, एक ही है सर। हाँ, तो अभी तक 5 खुल गए होते, बुरा ना मानना जी सर। आपको बिजनेस सोचना पड़ेगा। शायद जो स्ट्रगल का आपका क्वेश्चन आया है ना, वो वहीं से निकला है। आपको बिजनेस सोचना पड़ेगा। जब तक आप खुद काम करते हो तब तक, मैं ये नहीं कहता हूं ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ आपकी टचवुड बहुत अच्छी है सर, पर इससे भी ज्यादा हो सकती थी। भाई अगर हम तुक्का मार दें, एक फिगर बोल लेते हैं कि चलो भाई हमने 100 करोड़ कमा लिया जी, तो 100 करोड़ एंड ऑफ द रोड नहीं है ना। हो सकता था कि वो 1000 करोड़। मुझे एक बात याद आ गई, मैं अक्सर पैसे की बात करता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ, मेरी वीडियोस में भी यही खुशबू आती है। लोग ट्रॉल भी करते हैं, तो पैसा पैसा करता है, हर समय पैसा पैसा करता है, लोग कहते हैं जी। तो मैंने कहा यार, अगर आपको पैसे नहीं चाहिए तो किसी और को दे देना, कमा तो लो। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पैसे कमा ही नहीं सकते। यस, ट्रू। अगर आप पॉडकास्ट के पैसे लेते हो, ठीक है, और आप स्टूडियो में और इन्वेस्टमेंट कर देते हो, या कुछ किसी ऐसे बंदे को बुला लेते हो जो जिसको किसी ने नहीं बुलाना था, जी, ठीक, कोई काम बुरा नहीं होता। पर एग्जांपल के लिए मैं रिक्शा वाला की बात करता हूँ जी। आपको बाजार में रिक्शा वाला ऐसा मिल रहा है जो बहुत रिक्शा चला रहा है, आपको लगता है यार ऐसी रिक्शा कोई नहीं चलाता, ये तो पॉडकास्ट में आना चाहिए जी। वो आज तक आपके पॉडकास्ट में आया नहीं होगा ऐसा बंदा कोई। सही है, नहीं आया, है ना। वो आया नहीं इसीलिए कि भाई आपको लगता है कि कोई बेनिफिट किसी तरह का ना उसका दिखाई दे रहा है, ना समाज का दिखाई दे रहा है, ना आपका दिखाई दे रहा है। पर मैं आपको दावे से कहता हूं, एक रिक्शा वाले को इस सीट पे बिठा दो जहां पर मैं बैठा हूं, एक ठेले वाले को, मेहनती बंदे को बिठाओ जी, जितने आपके पॉडकास्ट चल रहे हैं ना, उससे 3 गुना ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे। लोगों को वो देखना है। मैंने किया है एक ऐसा पॉडकास्ट, मैंने बंदे को बुलाया, मैंने बोला कि आज आपको एक हीरो से मिलवाना चाहता हूँ, और सामने बंदा एक ऑर्डिनरी आ गया। तो मैंने बोला व्यूअर्स को, मैं कहा आप सोचते होंगे ये हीरो कैसे है। मैं कहा ये हीरो आपके लिए नहीं है, अपने परिवार के लिए हीरो है। इससे पूछो ना, इसकी स्ट्रगल पूछो ना। और सीखा तो कहीं से भी जा सकता है सर, उनसे ज़्यादा सीखा जा सकता है। स्ट्रगल तो उन्होंने की है। यस यस, वो कम पैसे में इमोशंस के साथ में कैसे काम करते हैं, और आपके लिए कितनी बड़ी सेवा हो जाएगी ये। सेवा तभी कर पाओगे ना कि अगर आपके पास स्पेयर पैसे होंगे तो। राइट। तो स्पेयर पैसे कहाँ से आएंगे? या स्पॉन्सरशिप होगी, या कोई आपको पेमेंट करेगा, वो भी स्पॉन्सरशिप है। एक्चुअली वो कोई डोनेशन नहीं है, कोई गिफ्ट नहीं है। जो इस सीट पे आके बैठता है, अगर उसका कोई मोटिव है, मान लो मेरा कोई ब्रांड है पीछे, राइट, तो मेरा ब्रांड मशहूर हो रहा है ना, मेरे ब्रांड की वैल्यू बढ़ रही है ना आपके कारण जी, तो फिर मुझे शेयर देने में क्या प्रॉब्लम है? तो आपको लेने में क्या प्रॉब्लम है?
चलो सीरियसली सोचा जाएगा। ये लोगों के भी काम आने वाली चीज़ है। मैं केवल पॉडकास्ट की बात नहीं करता हूँ। अगर आप दुकानदार हो, आप कोई आपका प्रोफेशन है, आप डॉक्टर हो, कुछ हो, पैसा कमाओ, नहीं चाहिए बांट दो। तो इसमें सर मैं जैसे ना कुछ लोगों से हम प्रभावित हो, जैसे आपकी बातचीत चल रही है अभी, तो मैं उससे प्रभावित हो गया, व्यूअर जो कुछ सुन रहे हैं वो प्रभावित हो जाएंगे। ऐसे ही मैं संदीप माहेश्वरी से बड़ा प्रभावित हूँ कि भाई वो बिल्कुल मोनेटाइजेशन भी नहीं करते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं करते हैं, वैसा नहीं करते हैं। तो कुछ ऐसे पर्सनैलिटीज़ भी हमारी लाइफ में आ जाते हैं, फिर कभी कभी ना उनसे इंस्पायर होकर हम सोचते हैं कि नहीं यार सेवा करो। नहीं, सेवा करो, मैं सेवा से रोक नहीं रहा हूँ। मैं तो इतना कह रहा हूँ कि अगर कोई कहीं पर पैसा कमाने का मौका मिलता है, वो कमा के वो भी सेवा में लगा दो ना। हाँ, सेवा तो बढ़ रही है, कम थोड़ा हो रही है। लेके उधर दे दो। हाँ भाई, आपकी जिंदगी में आप अकेले थोड़ा हो जी। इस समय तक क्या है, एक तो आपके अपने सपने, ठीक है सर, उसके बाद आप सोचते हो कि वाइफ के सपने, फिर सोचते होंगे मदर फादर के सपने, फिर सोचते हो बच्चों के सपने। राइट। इसके अलावा तो नहीं सोचा होगा ना कभी, बहुत कम सोचा होगा ना, कम सोचा होगा जी। ट्रू। चलो आपने सोचा भी होगा, लेकिन जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं सब ने तो नहीं ऐसा सोचा होगा ना, इतना ज़्यादा नहीं सोचते हैं। वहां पर कोई ना कोई आपका पड़ोसी होगा जो आप जैसे कपड़े पहनता है पर 5-10 हज़ार रुपए के लिए तरस रहा है। वो मिडिल क्लास है ना, वो वाइट कॉलर, वो ब्लू कॉलर। आपके मोहल्ले का ऐसा दुकानदार होगा करियाने वाला जिसको शायद 10,000 रुपये मिल जाए ना कहीं, तो उसकी दुकान पे स्टॉक भर जाएगा। कोई इन्वेस्टर फंड नहीं करेगा, कोई बैंकर पैसे नहीं देगा। दे दो ना 10,000 रुपये, बिना पूछे, बिना कहे कि मुझे वापस चाहिए, ये कहने के बिना दे दो। सर करोड़ों करोड़ों रुपए की खुशी मिलेगी इस बात से। क्या बात है, करोड़ों की खुशी मिलेगी। आपको लगेगा जैसे 10,000 रुपये दे के आपको लगेगा कि आपने 10,000 करोड़ कमा लिया है। जिंदगी भर की दुआएं मिलें शायद। मैं खुद मैं इमोशनल हो गया हूँ। और वही दुआएं हैं सारी वृंदा जी, दुआएं हैं। मैं तो विजुलाइज कर रहा हूँ इस चीज़ को कि जैसे किसी को हमने ऐसा डोनेट कर दिया, उसकी क्या फीलिंग होगी, और वो दुआएं देता है। मेरे एक रिश्तेदार हैं दूर के, उनके घर में शादी थी, तो कहीं जाना था बारात में, हमने साथ में। मैं पिछले 20 साल से ट्रेन में नहीं गया हूँ, 20-22 साल हो गए मैं ट्रेन और बस में जर्नी नहीं की है, या बाय एयर या बाय रोड जी। तो वहाँ ट्रेन में जाना था। तो मैंने कहा यार अब ट्रेन में कौन जाएगा, मैंने तो ट्रेन में जाना नहीं, मैं तो बाय एयर ही जाऊँगा। तो पिंकी को मैं कहा हम दोनों बाय एयर चले जाएंगे, उनको जाने दो। तो हमने सोचा 2100 रुपये का शगुन देना है। तो जब हम टिकट बुक करवाने लगे ना, तो 20,000 रुपये की टिकट बन रही थी, एयर टिकट्स। मैंने कहा पिंकी ये 20,000 रुपये ले लेंगे एयरलाइन वाले, और हम जिसके घर शादी में जा रहे हैं उसको देंगे 2100 रुपया, है ये नाइंसाफ़ी है। कहते क्या करना है? मैं कहा तुम बोलो क्या करना है। कहते हम जाते ही नहीं है, ये टिकट के पैसे उसी को दे देते हैं। तो हम उनके घर में गए कि हम शायद नहीं आ पाएंगे, तो हम मुबारक देने आए हैं। तो हमने 21,000 रुपये का लिफाफा उनको दे दिया कि हमारी तरफ से शगन है। और उस फैमिली में 21,000 की क्या कीमत है मैं जानता हूँ। आप मुझे तंग कर रहे हो आज। नहीं यार, हम मतलब कहाँ से स्टार्ट हुए थे सर, बिजनेस कोचिंग, लाइफ कोचिंग से हम लोग दूसरी चीज़ों में आ गए। आप एक्चुअली इन सब चीज़ों को जीते हो ना मदान सर, तो इसलिए वो कहीं ना कहीं आपके इमोशन में जल्दी झलक के आ जाती हैं चीज़ें। नहीं ऐसे कोई कर नहीं पाया आज तक, आप ही कर पाए हो आज। नहीं ये रूप मैंने भी नहीं कभी देखा आपका। एनीवेज, तो स्ट्रगल पे आ जाते हैं वापस। स्ट्रगल जर्नी है एक्चुअली, स्ट्रगल नहीं होती है, जर्नी है। अब जिनके एडवर्टाइजमेंट देखते हो ना, प्रमोशंस देखते हो, कि वो भी जर्नी है, उसको भी वो स्ट्रगल समझ रहे हैं कि यार पिछले साल 1,000 करोड़ की टर्नओवर थी, इस साल तो रह गई 950 करोड़ की। अभी कल परसों मुझे पता लगा दुबई में इस साल टूरिज़्म बहुत कम हुआ है बिकॉज ऑफ
जियोपॉलिटिकल रीजंस, जी। कई कंट्रीज़ में लड़ाई हो रही है, तो दुबई में टूरिज़्म बहुत कम हुआ है। तो हमारे लिए तो दुबई आज भी उतना ही अमीर है। तो वहाँ के लोग कह रहे हैं इस साल बिजनेस नहीं हुआ, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो स्ट्रगल ही कर रहे हैं। तो ये जर्नी है जहाँ पर मॉर्निंग भी होगी, दोपहर भी होगी, शाम भी होगी, रात को भी होगी, रात भी होगी, और अगले दिन फिर सुबह होगी, फिर दोपहर होगी। तो करते रहें, करते रहो, जर्नी समझ के करो, स्ट्रगल समझ के करो ही नहीं, इसको जर्नी समझ के ही करो। जर्नी का ही पार्ट है, जर्नी समझो और एंजॉय करो इसे। और एंजॉय करो। यस, स्पीड ब्रेकर आया है, जर्नी का पार्ट है। रेड लाइट आई है, जर्नी का पार्ट है, स्ट्रगल नहीं है। खड़े हो जाओ, फिर चल पड़ो। वंडरफुल मैदान सर, आपका जो विजडम है वो अद्भुत है, हर क्षेत्र का है, और आज आपने सोशली किस प्रकार से उसको कनेक्ट किया, अद्भुत है। लास्ट में व्यूअर को क्या संदेश देना चाहेंगे? बड़े संदेश दे दिए। व्यूअर्स के लिए यही है कि सीखो, बस जितना सीख सकते हो, क्योंकि सीखने वाला ही महान है। जो सीख सकता है ना, वही सिखा सकता है। मैं आपके आज स्टूडियो में आया हूँ सर, तो पहले मुझे पहली बार आया हूँ। अब मैं किसी को बता सकता हूँ कि रास्ता क्या है, पहले नहीं बता सकता था। तो जो भी आपके सामने सोर्स आता है, वीडियोस आती हैं, बुक्स आती हैं, कोई आपसे ज़्यादा जानने वाला इंसान आता है, कोई आपके घर में बड़ा बुजुर्ग बैठा है, जो सीख सकते हो सीख लो। तो सीखने के लिए एक ट्रेट चाहिए होता है, वो ट्रेट है सुनना। अगर बेस्ट लिसनर हो तो आप बेस्ट लर्नर बन सकते हो। यही संदेश है मेरा आज के लिए। अद्भुत, अद्भुत, ग्रेट सर। और आप मदान सर को सुनिए, इतना सारा अनुभव है, उनका विजडम है, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। एक बार फिर सर, टाइम निकालने के लिए, इतना सब कुछ पहले भी देने के लिए और अब इस चैनल के माध्यम से भी देने के लिए सभी व्यूअर्स की तरफ से दिल से बहुत 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 धन्यवाद जी सुरेंद्र जी, आपका भी, और आपको मेरा आशीर्वाद भी है। धन्यवाद छोटा वर्ड रह जाएगा सर, आपको मेरा आशीर्वाद है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। और जितने भी व्यूअर्स आपको देख रहे हैं और आपके सब्सक्राइबर्स हैं या नहीं हैं, उनको पहले तो सब्सक्राइब कर लो। मैं ये इसलिए कहना चाहता हूँ, सब्सक्राइबर ज़्यादा आने से इनका कोई अलग से फ़ायदा नहीं होता है, यूट्यूब ज़्यादा पैसे नहीं दे देता, पर वीडियोस को थोड़ी वेटेज मिलती है। अगर आप लाइक करते हो, आपको पसंद आई है तो लाइक कर दो ना, तो वीडियो को वेटेज मिलती है। तो जो वीडियो आपको पसंद आई है उसको यूट्यूब थोड़ा सा ज़्यादा आगे स्प्रेड करता है। तो आप सबके लिए आशीर्वाद है, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। सो ये थे टीएस मदान साहब, बिजनेस कोच हैं, पिछले 30 सालों से भी ज़्यादा समय से कंटेंट के माध्यम से हमारी सबकी सेवाएं कर रहे हैं, हम सबको मार्गदर्शन दे रहे हैं। आप और किन किन लोगों से मिलना चाहते हैं, किन किन से आप प्रभावित हैं, उनके नाम नीचे कमेंट्स में लिखिए, ताकि हम प्रयास करें उनको लेके आएँ। और जैसा मदान सर ने बोला कि आप अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो उससे वेटेज भी मिलेगा, और जो पावरफुल गेस्ट हैं हमारे और ज़्यादा वैल्यू आपको दे सकते हैं, उनको हम बुला सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर बेस कहीं ना कहीं तो काम करता है। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।